गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है सब लोगों का। सुबह सुबह एक दुखद खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर है। हमारे सहयोगियों ने इस खबर को थोड़ा आपको पहले भी ब्रेक किया था। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बीती रात एम्स में आखिरी सांस ली और इसके साथ ही हिमाचल की सियासत का एक चमकता हुआ सूर्य, जिसकी चर्चा हिमाचल की सियासत में हमेशा होती रहेगी और जिसके बिना हिमाचल की सियासत हमेशा अधूरी रही, वो सितारा, वो सूर्य अस्त हो गया। लेकिन सुखराम का नश्वर शरीर हमारे बीच में से गया है, परंतु उनकी यादें हमेशा हिमाचल के लोगों के दिलों में मौजूद रहेंगी, क्योंकि देश भर में उनको लेकर भले ही कितनी चर्चाएं हुई हों, लेकिन प्रदेश इस बात से एक मत है कि वो प्रदेश में संचार क्रांति के मसीहा थे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार को लेकर जो अपनी रोजगार सृजन समिति, जिसके वो सदस्य थे प्रेम कुमार धूमल की सरकार में, उसको लेकर जो एक विजन डॉक्यूमेंट दिया था, वो विजन डॉक्यूमेंट अभी तक भी लोग फॉलो कर रहे हैं और यही वजह है कि आज हम उनकी स्मृतियों को समेटने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दुखद खबर, पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। 4 तारीख को उनको मनाली स्थित उनके फार्म हाउस में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद उनको मंडी लाया गया था, शिफ्ट किया गया था उनको अगले ही दिन एम्स में। 7 तारीख को से वो एम्स में भर्ती थे और देर रात उनके पोते आश्रय शर्मा ने उनके साथ अपनी एक बचपन की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दादाजी अलविदा, अब फोन की घंटी नहीं बजेगी। लेकिन दिलों में लोगों के सुखराम हमेशा रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 1 साल के भीतर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हिमाचल प्रदेश ने तीसरा बड़ा राजनीतिक दिग्गज खो दिया है। हालांकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनके बिना राजनीति भी सक्रिय नहीं होती थी। तो पंडित सुखराम अब इस दुनिया में नहीं है। आपके मन में, आपके साथ उनकी कोई याद जुड़ी हुई है, आप उसको यहाँ शेयर कर सकते हैं। हमारी नज़र उस पर पड़ेगी तो हम उसको जरूर इसको इंक्लूड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 जुलाई 1927 को मंडी के कोटली में पंडित सुखराम जी का जन्म हुआ था। वो 10 भाई बहनों में से एक थे। शुरुआती पढ़ाई के बावजूद दिल्ली से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बाद में मंडी में नौकरी शुरू करी, लेकिन फिर उनका सियासत में आना हुआ। 62 में वो टेरिटोरियल काउंसिल में गए। उसके बाद लगातार वो मंडी से 72-82 तक जो है वो 1972, 77 और 82 में विधायक रहे और फिर इंदिरा लहर में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्र की सियासत में उन्होंने कदम रखा। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उनको खाद्य आपूर्ति और डिफेंस आपूर्ति का मंत्री बनाया गया। उसके बाद 93 से 96 में वो नरसिंह राव की गवर्नमेंट में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ रहे। ये 5 बार कुल मिला के मंडी के विधायक रहे और 3 बार सांसद रहे। लंबा चौड़ा इनका जो इतिहास है राजनीति में, वो आप जानते हैं। इफ्स एंड वर्ड्स, प्रोज एंड कॉन्स हर आदमी के साथ होते हैं, गुण और दोष हर आदमी में होते हैं, लेकिन पंडित सुखराम के बिना हिमाचल प्रदेश की सियासत हमेशा अधूरी रही है। ये आप भी सहमत होंगे इससे। और उनके जाने से निश्चित तौर पे, पंडित सुखराम के जाने से निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक और शून्य पैदा हो गया है। उसकी भरपाई किस तरह से होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 बड़े दिग्गज, वीरभद्र सिंह जी, जीएस बाली जी और पंडित सुखराम जी, ये 1 साल के भीतर चले गए। ये कांग्रेस के लिए भी, जिसके वो सदस्य थे, ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा आघात है, लेकिन प्रदेश की सियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। 93 से 96 में जब वो मंत्री थे तो उसी दौरान उन पर संचार घोटाले के भी आरोप लगे। उसके चलते 96 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी या उनको निकाल दिया गया कांग्रेस से, और उस निष्कासन के बाद भी पंडित सुखराम चुप नहीं बैठे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे का एक विधिवत शुरुआत करी। 52 से लेकर वोट पढ़ते रह रहे थे तीसरे मोर्चे को, ये थर्ड ऑप्शन लोगों के पास थी, लेकिन उस ऑप्शन को पहली बार अम्ब्रेला अगर किसने दिया तो पंडित सुखराम थे। उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया। उस हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन ऐसे समय में हुआ था जब वीरभद्र सिंह ने 1 साल पहले चुनाव करवा दिए थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह कॉन्फिडेंट थे कि राज्य में विपक्ष में कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है, बीजेपी का हालत खराब है और कोई दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में 1 साल पहले चुनाव करवाकर वो फिर से सत्ता पर काबिज हो जाना चाहते थे। लेकिन यहीं पे उनकी जो पुरानी सियासी खुंदक थी पंडित सुखराम के साथ, वो आड़े आ गई। पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया और जिस संचार घोटाले के उनके ऊपर आरोप लगे थे, वहीं से उन्होंने टेलीफोन, हिमाचल विकास कांग्रेस के लिए टेलीफोन चुनाव चिन्ह लिया। उस पर ना सिर्फ खुद चुनाव जीते मंडी से रिकॉर्ड मतों से, बल्कि उनके 4 साथी और बाद में जो चुनाव हुए,
जो ट्राइबल एरियाज के होते थे, उसमें उनका एक और साथी रामलाल मार्कंडे जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो जीते। तो 5 सीटें इस तरह से हिमाचल विकास कांग्रेस को गई और उन 5 सीटों ने इतना फर्क डाल दिया कि वीरभद्र सिंह सत्ता में नहीं आ सके। जबकि जो 65 सीटों का चुनाव हुआ था, तब सारे 68 सीटों के चुनाव नहीं होते थे, और ये 2003 वाला जो चुनाव था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तब 3 सीटों का चुनाव ट्राइबल की सीटें किन्नौर, भरमौर और लाहौल की जो है वो सरकार के गठन के बाद होता था। तो 65 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ, 31 सीटें कांग्रेस को आई थी, 29 बीजेपी को आई थी, 1 धौला जीते थे और 4 पंडित सुखराम के जो साथी थे वो जीते थे, जिसमें पंडित सुखराम थे, महेंद्र सिंह थे, प्रकाश चौधरी थे और करसोग से मनसाराम थे। ये 4 सीटें जीती। 29 सीटें जीतने वाले बीजेपी की दिक्कत ये थी कि उसके एक प्रत्याशी मास्टर वीरेंद्र नदौं जो लड़े थे परागपुर से, उनका नतीजों वाले ही दिन, जिस दिन नतीजे आने थे उस दिन सुबह निधन हो गया। तो वो टेक्निकली 29 से भी 28 रह गए। बहुत धींगा मुश्ती हुई, आप जानते हैं। लेकिन पंडित सुखराम ने उस समय एक मास्टर स्ट्रोक चला और अपने बाकी 4 साथियों को बीजेपी ज्वाइन करवा दी। वो शायद ये भाप गए थे कि घुड़ खरीद होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और वीरभद्र सिंह के आगे उनके बाकी साथी कहीं ना कहीं झुक सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के बाकी सदस्यों का विलय करवा दिया बीजेपी में, और इस तरह से प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी जो पूरे 5 साल चली। और पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की कोई सरकार राज्य में 5 साल तक चली। विशुद्ध रूप से पंडित सुखराम का सियासी मास्टर स्ट्रोक था। यही नहीं, जब हाउस में विश्वास मत की बात हो रही थी और वीरभद्र सिंह ने क्योंकि सरकार पहले बना ली थी और उनको था भरोसा कि वो जैसे तैसे बहुमत साबित कर देंगे और फिर बाद की जो 3 सीटें हैं वो जीत के वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, ऐसे में भी पंडित सुखराम ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए गुलाब सिंह ठाकुर को अध्यक्ष पद के लिए नामित करवा दिया। वो उनके खास आदमी थे और गुलाब सिंह के अध्यक्ष बनने का मतलब था कि कांग्रेस का 1 वोट और कम हो गया और वहीं से गेम पलट गई। बाजी पलटने के लिए पंडित सुखराम को जाना जाता था। ये अलग बात थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा पाले हुए थे उसके लिए वो बाजी नहीं पलट पाए। हालांकि ये कहा जाता है पंडित सुखराम के बारे में, तब हम पत्रकारिता में भी आगे थे, कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी जेब में लेकर घूमते थे कि अगले मुख्यमंत्री पंडित सुखराम ही होंगे, लेकिन वहां बाजी वीरभद्र सिंह ने पलट दी है। दिलचस्प ढंग से जब 1984 में पंडित सुखराम ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो वो सीट दरअसल खाली हुई थी मंडी की वीरभद्र सिंह के कारण ही, क्योंकि 83 में उनको यहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री बना के भेज दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों दिग्गजों में कभी नहीं बनी और ये जो सियासी द्वंद्व था ये हमेशा चरम पे रहा। हालांकि बीच बीच में ऐसे संकेत जरूर गए कि दोनों में सुलह हो गई है, लेकिन वो सुलह दिल से नहीं दिमाग से थी, क्योंकि कभी किसी को इसकी जरूरत थी तो कभी किसी को उसकी जरूरत थी। तो इस तरह से ये सारा चलता रहा। लेकिन असली कहानी जो है वो पंडित सुखराम ने 1998 में ही लिखी सियासत की, जब 6.5% वोट एक मुश्त उन्होंने बहुत छोटे समय में एक थर्ड फ्रंट बनाकर हासिल कर लिया। पंडित सुखराम की निजी जिंदगी की बात करें तो वो हमेशा से लोगों के मददगार थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मेरी उनके साथ याद है वो साझा करना चाहूँगा। हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करते, 1993 और 1994 का हमारा सेशन था, और जब 1994 में हम दिल्ली गए जॉब ट्रेनिंग के लिए तो पहली बार हम में से बहुत से लोगों ने दिल्ली देखी थी। दिल्ली बहुत दूर थी, राजधानी थी, और हमारे घर वालों को इस बात की चिंता रहती थी कि बच्चे वहाँ कैसे होंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने की हमारी जॉब ट्रेनिंग थी वहाँ पे। और उस दौरान फ़ोन भी इतने नहीं थे, जैसे आज होता ना कि आप बस में बैठे तो फ़ोन कर दिया कि सीट मिल गई, वहाँ पहुँचे कि हाँ जी रास्ते में खाना खा लिया। उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। फ़ोन थे इक्का दुक्का थे। मेरे अपने गांव में 2 फ़ोन थे और तीसरा फ़ोन खाली था जो नहीं मिल रहा था। हालांकि हमने अप्लाई किया होता, क्योंकि उस एक्सचेंज में सिर्फ 3 ही नंबर थे, सी डॉट एक्सचेंज थी और 3 ही फ़ोन थे। 2 जो थे वो प्रतिष्ठित लोग जो इलाके के थे उनको ऑलरेडी मिल चुके थे, तीसरा नंबर खाली था। उस समय हम लोग दिल्ली में जब हिमाचल भवन में ठहरते थे सारे स्टूडेंट, तो हमारे पास एक संदेश आया कि जिस बच्चे को अपने घरों में या गांव में, क्योंकि होता यह था कि गांव में किसी के यहाँ पर टेलीफोन है, वहाँ पहले आप टेलीफोन करिए एसटीडी बूथ से जाके कि मेरे घर से बुला दीजिए इतनी देर में, फिर आप दोबारा फ़ोन करिए कि आगे होंगे, तब बात होती थी। तो जिस बच्चे को घर में बात करनी है तो पंडित सुखराम के पीए ने आके कहा कि वो संचार भवन आकर वहाँ से एसटीडी कर सकता है। हम लोग वहीं से अपने घरों को फ़ोन करते थे। एक दिन उसी दौरान बातचीत हुई कि क्या आपके घर में फ़ोन नहीं है, तो हमने पंडित जी को बताया कि फ़ोन तो अप्लाई किया हुआ है लेकिन लगा नहीं। पंडित जी ने अपने पीए को कहा यार इसका एड्रेस लिख ले, मतलब इसका एड्रेस लिख ले। मैंने एड्रेस लिखवाया, लेकिन बात आई गई होगी, हम लोग तो छात्र थे, हम लोगों को तो इतना उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अगली
2 दिन के बाद जब मैं फिर से अपने घर अपनी माँ से बात करने के लिए गया कि मैं पड़ोस में जहाँ फ़ोन लगा है वहाँ फ़ोन करूँगा, और उनको टाइम दिया था कि फलां दिन मैं इतने बजे ही फ़ोन करूँगा, तो जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो मुझे वहाँ से बताया गया कि आपके घर में फ़ोन लग गया है, ये नंबर है, आप घर में ही फ़ोन कर लीजिए। और इस तरह से मेरे घर में फ़ोन लगा। तो ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में फ़ोन लगा। पंडित जी मुझे नहीं जानते थे, उनको सिर्फ ये न था कि हिमाचल के बच्चे आए हैं। उन्होंने ये जब ये सुना कि मैंने अप्लाई किया और मेरे घर वालों ने अप्लाई किया फ़ोन के लिए, लेकिन लंबे समय से लगा नहीं, तो उन्होंने वो फ़ोन लगवा दिया। तो इस तरह से थे बच्चे, उनसे मिलने जाते, मैंने खुद देखा है, जब लोग उनसे मिलने जाते थे तो और कोई युवा होता था उसको पूछते तो क्या करता है, बोले जी पढ़ लिख गया है लेकिन नौकरी नहीं है कोई। अच्छा, तो जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक इसको एसटीडी पीसीओ दे दो। उस समय पीसीओ का बिजनेस बहुत बड़ा होता था और लोगों का गुजारा चल जाता था। तो वो मदद करते थे बच्चों की हमेशा, और उन्हें एक चिंता जरूर रहती थी कि युवा जो हमारा पढ़ लिख गया है उसके लिए रोजगार कैसे हो। इसलिए धूमल सरकार में वो रोजगार सृजन समिति के भी अध्यक्ष थे और उन्होंने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पेश किए थे। आज वो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से फॉलो जरूर हो रहे हैं, ये अलग बात है कि उसका मूल कहाँ है इसकी चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन हमें मालूम है, हम लोग तो पत्रकारिता में आ गए थे, जब हमने उनको देखा था तो पंडित सुखराम हमेशा बड़े सौम्य थे और रिएक्ट नहीं करते थे, स्टाइल से हंसते थे, उंगली ऐसे करते रहते, मैं देख लूंगा, धीरे से बोलते थे, इसको करेंगे। और जब वो करते थे तो लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि उनकी सियासत के मास्टर स्ट्रोक जो थे वो ऐसे रहते थे कि बिल्कुल स्टीक होते थे। चाहे वो वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर करने की बात हो, चाहे वो अपने बेटे को राज्यसभा में ले जाने की बात हो, या फिर मंडी के लोगों को अपने साथ लेकर चलने की बात हो। मंडी उनके दिल में था और मंडी वालों के दिल में पंडित सुखराम थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिमाचल में उनको कोई नहीं जानता, उनको तो पूरा देश जानता है। लेकिन हिमाचल में उनकी छवि आज भी संचार क्रांति के मसीहा के रूप में है, और ऐसा मसीहा आज हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि 3 दिग्गजों को हमने लगभग 8-9 महीने के अंतराल में खो दिया है। 8 जुलाई को माननीय वीरभद्र सिंह जी चले गए थे इस संसार को छोड़ के, 30 अक्टूबर को माननीय जी एस बाली चले गए थे, और आज माननीय पंडित सुखराम जी चले गए हैं। तो ये एक सियासत के जो सूर्य हैं, जिस तेजी से अस्त हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो भी प्रदेश के लिए एक निश्चित तौर से नुकसान है। क्योंकि देखिए, सीनियर आदमी के चले जाने का नुकसान रहता ही रहता है। तो ये पंडित सुखराम जी के साथ ये कुछ उनकी जो स्मृतियां थी शेष, वो हमने करी थी। दिल्ली से उनके पार्थिव देह को मंडी लाने का इंतजाम हो रहा है। तमाम चीज़ों पर हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। फिर से मेरा आग्रह रहेगा कि पंडित सुखराम को लेकर आपकी कोई याद हो तो उसको साझा जरूर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आपकी उस याद के साथ लोग भी जो है उसको पढ़ें, सुने। तो ये तमाम जो जानकारियां हमारे पास थी वो हमने करी। स्मृति शेष है पंडित जी की। पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी सियासत, उनके मास्टर स्ट्रोक्स, उनकी चाणक्य वाली जो छवि है, उसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी, और यही वो रहता है। और देखिए, युद्धवीर लिख रहे हैं कि वो हमेशा दिलों में रहेंगे। अजय पटेल जी, नरेश बिष्ट जी, ओम शांति लिख रहे हैं। अपने अपने तरीके से तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तमाम लोगों के अभी कुछ कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैंने युद्धवीर का कमेंट पढ़ा, कुछ और लोगों के भी कमेंट्स अगर आते हैं तो उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं, दीपक चौहान लिख रहे हैं ओम शांति, एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि देर रात पंडित सुखराम जी का एम्स में निधन हो गया है। उनके पोते आश्रय शर्मा ने अपने बचपन की तस्वीर उनके साथ डालकर इस खुलासा किया है कि अब दादाजी दुनिया में नहीं है, फ़ोन की घंटी नहीं बजेगी। हालांकि टाइम जो है उन्होंने नहीं बताया है। और SP क्यूलो माथरा ओम शांति लिख रहे हैं। पंडित जी को अपने अपने ढंग से तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंडी निश्चित तौर से आज सत्ते में होगा। पंडित सुखराम बहुत उन्होंने कोशिश करी कि वो CM बने, लेकिन ये उनके भाग्य में था। सचिन शर्मा कह रहे पंडित सुखराम अमर रहे। सौरभ राणा, दिलीप शर्मा, ठाकुर सुनील कह रहे हैं जी कि पंडित सुखराम द्वारा किए गए कार्य हमेशा जो है याद रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सीमा चौहान लिख रही हैं ओम शांति। तो ये तमाम जो यादें हमारे पास थी, हमने उनसे आपके साथ शेयर करी पंडित सुखराम को लेकर। पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर आज बाद दोपहर मंडी आने की उम्मीद है। तमाम इंतजाम वहाँ किए जा रहे हैं। दिल्ली से उनको बाई एयर लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और फिर ये देखना होगा कि आज शायद ही उनका अंतिम संस्कार हो। उनको दर्शन के लिए भी रखा जाएगा, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को, और फिर कल शायद उनका जो है अंतिम संस्कार होगा।
अभी इसका डिटेल्स नहीं आए, अभी ये भी नहीं डिक्लेयर किया गया परिवार की ओर से, क्योंकि बात किससे हो नहीं पाई है। तो अभी ये एग्जैक्ट टाइमिंग भी उनके जाने की जो है वो नहीं है। लेकिन ये आश्रय ने जो है लगभग सुबह 6 बजे के आसपास एक पोस्ट डाली थी। हालांकि देर रात उन्होंने एक और पोस्ट डाली थी दादाजी के साथ, अपनी जो यादें थी पंडित सुखराम का सियासी सफर था उसको समेटते हुए। तो उस टाइम पर यह आभास हो गया था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर है इसका, वो सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने किया था। थैंक यू वेरी मच आपका इस सुझाव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंडित सुखराम अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियाँ शेष हैं।